धरने और प्रदर्शन हड़ताल लोकतंत्र का हिस्सा है और यही एक माध्यम है जनता और संस्थाओं के पास संस्थाओं के आदेशों का विरोध जताने का। ये धरने प्रदर्शन कितने कामयाब होते हैं इसका सही आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन इनसे नुकसान अवश्य होता है। धरने प्रदर्शन कभी उचित होते हैं तो कभी अनुचित, लेकिन हड़ताल को एक असहयोग आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। और ऐसी ही एक हड़ताल की घोषणा दिल्ली बार एसोसिएशन द्वारा की गई है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के आदेशों के खिलाफ। तो क्या है ये मामला, सब जानेंगे आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। कॉलेजियम के खिलाफ अब आवाज मुखर होने लगी है। हालांकि अक्सर ये आवाजें दबा दी जाती हैं। कॉलेजियम इतना प्रभावशाली है या यूं कहें कि सुप्रीम है, और यदि सुप्रीम ना होता तो 18 मई 2023 को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को अपना मंत्रालय नहीं गंवाना पड़ता। उनसे कानून मंत्रालय छीन लिया गया क्योंकि वो लगातार सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम पर वक्तव्य दे रहे थे। अब कॉलेजियम के खिलाफ बार एसोसिएशन भी मुखर हो रही हैं। तो क्या कॉलेजियम सिस्टम में कुछ खामियां हैं? इसको जानने के लिए पहले जानना होगा कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। कॉलेजियम की परिभाषा है कि एक समूह जिसमें सभी सदस्यों के समान अधिकार होते हैं। स्वाधीनता के बाद से 1993 तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत होती थी। 124 में न्यायाधीशों की संख्या और नियुक्ति के निर्देश हैं। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर की जाती थी और राष्ट्रपति द्वारा इस नियुक्ति को अंतिम अनुमति दी जाती थी। 1993 से कॉलेजियम सिस्टम क्यों लागू हुआ? तो अलग अलग माध्यमों से जानकारी इकट्ठी करने के बाद मेरी समझ में आया कि भारतीय न्याय व्यवस्था के कुछ जाति विशेष या कुछ विशेष घरानों का आधिपत्य था, या दूसरे शब्दों में कहें कि राजा का बेटा राजा यानी जज का बेटा जज बनने की परंपरा थी। 1980 के बाद समाज के अन्य वर्गों में जागृति आने के कारण और 1989 के बाद मिलीजुली सरकारों का समय शुरू होने के बाद इसके परिणाम स्वरूप विधायिका में अन्य वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलने लगा और इसमें से लोग सरकार का हिस्सा भी बनने लगे और न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर सरकार द्वारा की जाती थी। अब न्यायपालिका का अधिकार जमा बैठे खेमे में खतरा पैदा हो गया। यहीं से कॉलेजियम की शुरुआत हुई। अब सरकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार छीनने की तरफ कदम बढ़ने लगे, लेकिन अपने संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय ने पहला कदम उठाया संविधान के अनुच्छेद 124(2) को अलग से परिभाषित करके। इसमें 124(2) में जो परामर्श के बाद इसके अर्थ को बदलकर सहमति के बाद कर दिया गया और इसे किया उच्चतम न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने। जैसा कि आप देख सकते हैं 124(2) मूल रूप में कैसा था और उसी में सहमति बदली गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं 124(2) में उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों में ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार कॉलेजियम के पास है। अब बता दें कि कॉलेजियम क्या होता है। तो कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 4 और वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और ट्रांसफर की सिफारिश कॉलेजियम द्वारा सरकार के पास भेजी जाती है और सरकार उनके सुझाव को एक बार तो विचार के लिए वापस कर सकती है, लेकिन ये दूसरी सिफारिश को दोबारा भेजा जाता है तो सरकार उसे मानने के लिए बाध्य है। अर्थात न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका एक तमाशबीन बनकर रह गई है। अब एनडीए सरकार ने न्यायपालिका में चल रही इस मनमानी या एकाधिकार को रोकने के लिए संविधान में 99वां संशोधन लेकर के आई। इसमें परामर्श को बदलकर सिफारिश शब्द प्रस्तापित कर दिया, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार कॉलेजियम के बजाय एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा करने का कानून बनाने की कोशिश की। अपने अधिकार पर हमला होते देख सुप्रीम कोर्ट की भवें तन गई। 13 अप्रैल 2015 को किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी को असंवैधानिक करार दिया और इसे नहीं माना। अब जानते हैं एनजेएसी क्या था और सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधन को न मानने के कारण। एनजेएसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में कुल 6 सदस्यों की बात की गई थी, जैसा कि अभी कॉलेजियम में 5 सदस्य हैं और ये 5 के 5 न्यायाधीश हैं। इसमें 4 सदस्य एक तरफ सोचते हैं, 5वां अलग राय रखता है, तो भी बाद में वो इन्हीं की राय की तरफ
शामिल हो जाता है। अब एनजीएसी में 6 सदस्य होते और ये कौन कौन से होते, तो इसके प्रमुख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाया जाना था तथा अन्य सदस्य होते सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, भारत के कानून मंत्री और विभिन्न क्षेत्र से जुड़ी 2 जानी मानी हस्तियां। विभिन्न क्षेत्र से जुड़े जानी मानी हस्तियों का चयन किस प्रकार किया जाता, तो उसके सदस्य थे प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के नेता विपक्ष या नेता विपक्ष न होने की स्थिति में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता द्वारा किया जाना था। लेकिन न्यायपालिका ने लोकतंत्र वाले देश में लोकतंत्र को न्याय के रास्ते से अलग कर दिया। जनता किसी को भी प्रधानमंत्री के लिए चुन सकती है, लेकिन उनके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि न्यायाधीशों की नियुक्ति में हिस्सा भी नहीं ले सकता। कोलेजियम का यह अभिशाप कब तक हमारे लोकतंत्र की उपेक्षा करेगा, यह प्रश्न अभी भविष्य की गोद में है। किरण रिजिजू ने कोलेजियम को अस्पष्ट विदेशी कह दिया था, तो उन्हें मंत्री पद तो नहीं लेकिन मंत्रालय अवश्य गंवाना पड़ा था। अर्थात राजा का लड़का ही राजा बनेगा और राजा के लड़के को राजा बनाने वाला कोलेजियम अभी तक चल रहा है। कोलेजियम का निर्णय सरकार मानने के लिए बाध्य है, लेकिन 17 जुलाई 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। 5 जुलाई को कोलेजियम ने 3 जजेस का ट्रांसफर रिकमेंड किया था। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह इलाहाबाद हाई कोर्ट से केरल हाई कोर्ट, जस्टिस मनोज बजाज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस गौरांग कांत को दिल्ली हाई कोर्ट से कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए आदेश दिया गया था। जस्टिस कांत ने अपने ट्रांसफर राजस्थान या मध्य प्रदेश करने का अनुरोध किया था, तो जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने भी अपने निकटवर्ती राज्यों में अपना स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया था, लेकिन वो केरल नहीं जाना चाहते थे। जबकि जस्टिस बजाज ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ही बने रहने का अनुरोध किया था, लेकिन 12 जुलाई को कोलेजियम ने इस निवेदन को ठुकराते हुए बताया कि यह स्थानांतरण बेहतर न्याय व्यवस्था में सहायता करेगा। अब देखते हैं कि कौन कौन सी बार हड़ताल में जुड़ती हैं कोलेजियम के इस फैसले के विरोध में। न्यायाधीशों को पूरा समर्थन इन्हीं बार एसोसिएशन से मिलता है। यदि कोलेजियम अपने रवैये पर कायम रहता है तो बार एसोसिएशन का रवैया बदल भी सकता है। तो हो सकता है जो मोर्चा सरकार न्यायपालिका से नहीं ले सकी वो मोर्चा बार एसोसिएशन ले सके। न्यायाधीशों को अपना काम करने के लिए माहौल चाहिए और कोलकाता में ऐसा माहौल नहीं है। मैंने आप वीडियो में बताया था कि कैसे सपा के राज में अतीक अहमद के मुकदमे से जज भागते थे। उनकी जमानत की अर्जी के लिए 10 जजों ने सुनने से मना कर दिया था और 11वें जज जिन्होंने मुकदमा सुना उन्होंने जमानत दी थी। यानी मनचाहा फैसला गैंगस्टर ले लिया करते थे। और आज धड़ल्ले से फैसले हो रहे हैं गैंगस्टर के मामले में और उम्मीद है कि अगर सत्ता बदलती है तो सुधार अवश्य आते हैं। सुधार की आशा में आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।